Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 28 to 30 मार्च 2021. ये होली थी तो इसलिए नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं आई कि आप परेशान हो। एक दो न्यूज़ है काम की, वो आपके लिए बता देता हूँ। आजकल न्यूज़ आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही आप याद रख, कभी भी याद रखिए कि इंडिया में कुछ हो रहा होगा, इसीलिए बाकी की न्यूज़पेपर वाले कवर नहीं करते और चीज़ों को हाईलाइट देते हैं। अभी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, आपको पता होगा। तो पूरा न्यूज़पेपर केवल इलेक्शन से भरा रहता है। तो कोई नहीं, आगे चलते हैं हम पहली न्यूज़ की तरफ अपनी। बंगाल आसाम रिकॉर्ड हाई टर्नआउट इन फर्स्ट फेज ऑफ पोल। तो ये आपको पता ही है कि यहाँ इलेक्शन हो रहे थे। आज का क्वेश्चन यहीं से मेरे को पूछना ही था। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेजोल्यूशन से बनी है, कैसी बनी है। तो याद रखिएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें इसका जिक्र है, इसको एक आर्टिकल दिया गया है, इसीलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में यूज हो चुके हैं कि सबसे पहले ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका यूज कहाँ हुआ था, और वीवीपैट इनका यूज कहाँ हुआ था। ये आज का क्वेश्चन है, आप मेरे को बताएंगे। ऑलरेडी मैं परसों के लेक्चर में आपको बता दिया था कि सबसे पहले इनका यूज कहाँ हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक, इनकी फुल फॉर्म भी आती है, तो ईवीएम की याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वीवीपैट की होती है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मैं फिर से बता देता हूँ, याद रखिएगा वोटर वेरीफाइबल बोलते हैं, और इसके बाद पेपर ऑडिट और ट्रेल बोलते हैं, ट्रेल TRAIL। याद रखिएगा, ये इसकी फुल फॉर्म है, ट्रायल नहीं है, ट्रेल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। आज का क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ईवीएम का और सबसे पहले वीवीपैट का यूज किस राज्य में हुआ था, ये आज का क्वेश्चन है, और इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम हाँ, एक और चीज है कि एक एप्लीकेशन का नाम सी विजिल, ये सी विजिल एप्लीकेशन किसकी है, तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ऐप का नाम है। इसका नाम है सिविलेंस करना है, विजिलेंस होता है ना, विजिलेंस। तो ऐसी ये सी विजिल। इसमें क्या होता है कि जब भी जहां भी इलेक्शन होते हैं तो इसमें आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। सीधे ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे जाके आप सीधे कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकते हैं, जो सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाती है। तो इसमें भी सी विजिल में पहले दिन ही इतनी कंप्लेंट रिसीव्ड हो गई 167। तो याद रखिएगा सी विजिल जो ऐप है, क्योंकि क्या इसमें कैसी कैसी कंप्लेंट हो सकती है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे गलत वोटिंग डल रही है, जैसी भी आपको कंप्लेंट करनी है आप इस ऐप के थ्रू याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा सी विजिल किसकी ऐप है, विजिलेंस की ऐप है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज करती है ताकि इस पर कंप्लेंट रजिस्टर की जा सके। तो ये सी विजिल को भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। मिलियम डिपेंड्स ऑन तीस्ता, हसीना टेल्स मोदी। तो अभी आपको पता होगा कि तीस्ता रिवर जो है वो इंडिया से पास होके और कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। तो इस पे इंडिया चाहता है कि हम इस पे एक एग्रीमेंट साइन कर देंगे कि कौन कितना पानी यूज करेगा। लेकिन अभी शेख हसीना जी ने इसको साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया है, बिल्कुल ही मना हो गया है, रिटेलिएट कर दिया उन्होंने। तो मिलियन डिपेंड हसीना टेल्स मोदी। तो इस पे क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि ये बोल रही है शेख हसीना कि बांग्लादेश की पूरी लाइवलीहुड केवल एक रिवर पर डिपेंड करती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि ऐसा वो क्यों बोल रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम ये अभी इस पे कुछ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो मैं आपको तीस्ता के बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए, ये यहाँ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम बनाया। ये एरिया तीस्ता रिवर, ये आपकी बांग्लादेश की बॉर्डर है, आप देखेंगे ध्यान से। और ये तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर कहाँ से पास हो रही है, सिक्किम से पास होती है। सिक्किम से, इंडिया में अगर पूछना है किससे पास होती है तो सिक्किम से पास होती है। निकलती कहाँ से, तो याद रखिएगा जैमू ग्लेशियर, जैमू एक ग्लेशियर है सिक्किम से ऊपर, तो वहां से निकलती है। तो तीस्ता रिवर है जो यहाँ से निकल के और बांग्लादेश में जाती है। देखिए यहाँ से इसके अंदर, यहाँ ये एग्रीमेंट करना चाहते हैं इंडिया वाले। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, बस ये याद रखेंगे तीस्ता रिवर कैसे कैसे फ्लो होती है आपको याद रखना पड़ेगा। जो गंगा है वो यहाँ जाके देखिए पद्मा बन रही है। जब ये ऑलरेडी बांग्लादेश और पद्मा मिलके यहाँ यमुना बनाएंगी, जमुना बनाएंगे, यमुना नहीं जमुना बनता है, जमुना याद रखेंगे। ये गंगा यहाँ जाके पद्मा बन जाती है, और जब ब्रह्मपुत्र के साथ नीचे मिलेगी तो ये जमुना बन जाएगी। ऊपर से तीस्ता रिवर आती है। तो याद रखेंगे, थोड़ी थोड़ी लोकेशन याद रखनी बहुत जरूरी है, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा जब आप मैप के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे। और ये ब्रह्मपुत्र है, इसको जैंगबो, यार्लिंग जैंगबो भी बोलते हैं, या सांगपो भी बोलते हैं। सांगपो, सांगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर। अगर इंग्लिश का मतलब आप समझेंगे, सांगपो का मतलब क्या होता है, तो प्यूरीफायर होता है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन ये भी है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है। अरे सॉरी, मैं एक तो मेरे मुंह से निकल जाता है। तो आज का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि ये ब्रह्मपुत्र नदी किस ग्लेशियर से निकलती है। वेरी इजी क्वेश्चन। और ये घाघरा, गंडक, कोसी है तो आपको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी आता है, विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल। ये भी बता सकते हैं आज कमेंट सेक्शन में। सबका आंसर मैं कल दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सोरो ऑफ बंगाल किस रिवर को कहा जाता है। ऐसी सोरो ऑफ बंगाल भी है, सोरो ऑफ बिहार भी है,
सोरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये रिवर अपने उफान पे होती हैं, जब पूरी प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं तो ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो सोरो मतलब पूरा उदासीन छा जाती है पूरे एरिया में, इसीलिए ने किसी रिवर को सोरो ऑफ बंगाल कहते हैं, किसी को सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। तो आज का सवाल है सोरो ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू स्पीसीज ऑफ रेड एल्गी सी इन वेस्ट साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट। तो 2 नई एल्गी का फाउंड हुआ है, तो बस आपको इनका नाम याद रखना है और इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ये पूछ सकते हैं क्या चीजें, तो हाइपना इंडिका जो इंडिया के नाम पे रखा गया, और हाइपना बुलेटा क्योंकि ये इसमें ऐसे बुलेटा टाइप मार्क हैं, ब्लिस्टर लाइक मार्क हैं। तो बस याद रखेंगे ये क्या चीज़ है, तो ये सी वीड्स हैं जो पाई जाती है नीचे घास, उसको बोलते हैं सी वीड्स, जो पानी के अंदर पाई जाती है। तो इनको याद रखेंगे आपने। हाइपना तो उसका केमिकल नेम, वो केमिकल क्या नाम, साइंटिफिक नेम हो गया, और इंडिका नाम रखा गया इंडिया के ऊपर, और बुलेटा नाम रखा गया उसकी मार्किंग के ऊपर। तो ये 2 जो है सी वीड फाइंड की गई हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है इनका हाइपना का जो यूज है वो बहुत ज्यादा फूड इंडस्ट्रीज में होता है। एक सवाल ये भी होता है कि हाइपना का यूज कहाँ होता है। हाइपना जो इसका हाइपना किसे बोलते हैं, जो सी वीड होती है जो अंडरग्राउंड वाटर के पाई जाती है, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो हाइपना है। तो हाइपना का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, तो याद रखेंगे हाइपना का मैक्सिमम जो यूज होता है वो फूड इंडस्ट्री में होता है। याद रखेंगे फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बस इसका नाम याद रखना और कहाँ यूज होता है ये याद रखना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, तो वो ओशियन वाटर में जा रही है, जिसकी वजह से जो ओशियन वाटर है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होने लग गया। इसीलिए जितनी सी वीड है ये मरने लगी है। तो इसीलिए आजकल बहुत सारी परेशानी हो रही है, जितना पॉल्यूशन हो रहा है उससे जो जीव जंतु हैं जो धरती पर रहते हैं उन्हें ही नहीं, जो पानी के अंदर है उन्हें भी उतनी ही परेशानी है। तो ये छोटी सी न्यूज़ हो गई, हम आगे चलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट गोल अचीवेबल, LIC IPO टू फैच 1 लाख करोड़। CEA कौन होता है पता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यही आपको पता है। अपना इकोनॉमिक सर्वे जो निकालते हैं अभी कौन है, वी सुब्रमण्यम साहब हैं। यही हमारा जो है इकोनॉमिक सर्वे वो यही पब्लिश करते हैं। आपको पता होगा ऑफिस ऑफ जो इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से आता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ये। तो CEA के सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा है कि LIC का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे बहुत फायदा होगा देश को, तमाम चीज़ें इन्होंने बोली हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं अगर मेरा कोई अपना पर्सनल अगर मैं राय दूं तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। रीज़न बीइंग, एक इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करिए। आप डिसइन्वेस्टमेंट करने का आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान है। डिसइन्वेस्टमेंट के फायदे भी बहुत हैं। क्यों फायदे हैं, पहले तो मैं फायदे बता देता हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट के फायदे ये होते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाता है, मनी आ जाता है बहुत ज़्यादा, जिसका आप यूज़ किसी और सेक्टर को उठाने के लिए कर सकते हो। जैसे आपने कहीं से पैसा लिया जो ऑलरेडी ठीक था, आपने उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया, जिससे आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा हो गया इकट्ठा, और उस पैसे का यूज़ आप किसी अलग सेक्टर में कर सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरा, एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। एफिशिएंसी क्योंकि हमने पाया गया है, बहुत सारी स्टडी भी पाई गई हैं, जब कोई कंपनी प्राइवेटाइज हो जाती है या उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर फ्यूचर टेक्नोलॉजी आने लगती है उसमें। एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इन्वेजन हो जाता है। तो ये कुछ डिसइन्वेस्टमेंट के फायदे हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि LIC का क्यों बुरा है, LIC का इसलिए क्यों बुरा है क्योंकि ये PSU, आपको पता होगा ये PSU है, एक महारत्न मिनी रत्न में आती है, वो महारत्न में ही आती है LIC। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये बता देता हूँ कि अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग आपकी PSU है, अगर आप उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं है। ऑलरेडी आप उसका डिसइन्वेस्टमेंट करो ना जो कि लॉस में जा रही है। जैसे मान के चलिए एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया का आप डिसइन्वेस्टमेंट करो, लेकिन एयर इंडिया का कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, तो आप एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करो, आप LIC का मत करो। पर ये कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। इसमें एक और चीज़ बोली गई है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात। तो याद रखिएगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है। इंडिया में जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग ही करी जाती है। मतलब इन्फ्लेशन जो हमारी 4+-2 रहनी चाहिए। 4+-2 का मतलब क्या होता है, 2 और 6 के बीच में इन्फ्लेशन हमारी रहनी चाहिए, ना 2 से कम हो ना 6 से ज़्यादा हो। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है। IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अगर कोई कंपनी, जैसे LIC अभी तक पूरी 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, अगर कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर मार्केट में लाती है, अब LIC पहली बार शेयर अपने मार्केट में लाएगी तो उसको हम बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर अब IPO एक बार आ गए LIC के, उसके बाद अगर ये दोबारा अपना शेयर मार्केट में लाती है तो उसको बोलते हैं FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो ये 2 चीज याद रखिएगा। IPO क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि LIC पहली बार अपने शेयर मार्केट में ला रही है, इसीलिए इसको IPO बोल रहे हैं। बाद में लाएगी तो उसको FPO बोलेंगे, और बाद में लाएगी तो उसे राइट इश्यूज बोलते हैं। राइट इश्यूज, RIGHT इश्यूज, उसे राइट इश्यूज बोलते हैं। तो ये बहुत डिटेल हो गया, अपने काम का नहीं है। अपने काम का इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, मैंने आपको बता दिया। 6 मेंबर होते हैं, कमिटी होती है, इतना डिटेल में मत जाइए, जो है बस इतना ही है, काफ़ी है। आगे चलते हैं।
कोविन अपग्रेडेड 1 करोड़ कैन रजिस्टर फॉर जेब डेली। तो अब आपको पता है कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, तो भाई अब सबको वैक्सीन लगवाने की होड़ लग गई है, तो अब एक ही दिन में इतने इतने करोड़ अब रजिस्ट्रेशन होने लग गए। तो जो कोविन एप्लीकेशन, आपको पता है अगर आपको भी अपने वैक्सीन लगवानी है तो आपको पहले इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कोविन किससे रिलेटेड है, एक सवाल तो यही बनता है, तो कोरोना की जो वैक्सीन लगनी है उसके लिए उससे रिलेटेड है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और किसी भी मेडिकल सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में जाके आप अपना टीका लगवा सकते हो। तो इसकी पहले क्षमता इतनी नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे इस पे लोगों की क्षमता, लोग आ रहे हैं ज़्यादा, तो इस पे इन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया और इस पर 1 करोड़ तक लोग डेली रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब आपको पता है 1 अप्रैल से क्या है, जो अब 45 ईयर्स हैं उनके लिए भी इन्होंने गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि वो लोग भी वैक्सीन लगवाएं। मैं भी आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा या रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं कि आप भी, आपके यहाँ कोई बूढ़े लोग हों या आपके माता पिता हों या जो भी हैं, उनको वैक्सीन प्लीज़ लगवाइए, क्योंकि तभी कुछ अभी हो सकता है सही, वरना कोरोना के केसेस बढ़ते रहेंगे। अपने काम का कोविन एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बता दिया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। अ गेम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, ये एक अच्छा, आपको पता है आता ही है एडिटोरियल टाइप, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मेरे को इतना खास, मैं सही बताऊँ, पूरा पॉलिटी का लगा। इन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस पूरा पॉलिटी एक ही एंगल पे लिख दिया पूरा। तो इसमें 2-3 आर्टिकल है, मैं यहाँ समझा देता हूँ, आप और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एक तो पहले आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या है, एक हमारा डीपीएसपी है, याद रखिएगा आर्टिकल 50 जो है डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या बोलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट होना चाहिए। ये डीपीएसपी, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है आर्टिकल 50 क्या होता है, तो ये इसको सेपरेट करता है, एक डीपीएसपी का पार्ट है। ऐसी आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163 क्या कहते हैं कि इंक्वायरी नहीं कर सकते आप, किसके ऊपर नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर, ये इस आर्टिकल 74 कहता है। ऐसे आर्टिकल 121, आर्टिकल 221, आर्टिकल 361, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, एक बार रीड जरूर करिएगा, आपके बहुत सारे पॉलिटी के जो डाउट्स हैं वो शायद क्लियर हो जाएं। लेकिन इससे ज़्यादा क्लियर अगर आपको अपने डाउट्स करने तो एक ही बुक लक्ष्मीकांत को रेफर करिए, आपके सारे डाउट जितने भी छोटे मोटे डाउट हैं ना सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, अच्छा एडिटोरियल है। आगे चलते हैं। 27 माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड डेड एट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश की एक इधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्ड्स को मरा हुआ पाया गया। सबसे ज़्यादा ये बार हेडेड गीज मंगोज बोलते हैं इन्हें, तो ये पाई गई है मरी हुई। कहाँ पर, याद रखिएगा पोंग डैम, पोंग डैम में पाई गई है। पोंग डैम जो है हिमाचल प्रदेश में, ये मैंने पूरी वेटलैंड्स बता दी है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि ये वेटलैंड ये वेटलैंड है या नहीं। पहला सवाल तो ये बनता है कि उसमें 4 नाम लिख देंगे और ये पूछते हैं इनमें से कौन सा वेटलैंड है या कौन सा वेटलैंड नहीं है। पहला सवाल तो इससे ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि किसी वेटलैंड का वो नाम दे देंगे और पूछेंगे किस राज्य में। तो मैंने पूरी लिस्ट ले दी है, इसको आप घोल के पी जाइए, रट लीजिए एकदम। जैसे इधर हरी, ये वूलर, होकेरा, सुरिंसर, तोसोमोरी, पोंग, ये पोंग डैम जिसकी अभी नाम बात हो रही है, कंजली, हरीके, रोपर, चंद्रताल, रेणुका, अपर गंगा, सांबर, कोलेदीव, नाल सरोवर, भोज, कोलेरू। तो ये सारा आप पढ़ लीजिए एकदम, वीडियो को पॉज करके। आपके पास अगर नहीं है तो एक रफ डायग्राम को ड्रॉ कर करके इसको प्रैक्टिस करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एकदम फैक्चुअल सवाल है ज्योग्राफी का, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। आगे चलते हैं। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता। आगे चलते हैं। यूएन इन डायलॉग विद चाइनिंग फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड जिंगजियांग विजिट। तो आपको पता है यूगर, यूगर क्या है कि एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है। माइनॉरिटी मतलब जो कम जनसंख्या में है। कहाँ का एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, तो चाइना का माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि मुस्लिम है। ये जो लोग हैं ईगर बोलते हैं ना, ईगर मुस्लिम्स। तो ये क्या कहते हैं, चाइना में एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता आया है और अभी भी हो रहा है। तो यूएन ने चाइना से ये बोला कि आप हमें अनरिस्ट्रिक्टेड जाने दीजिए, मतलब उधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए जब हम अपनी तरफ से किसी आदमी को भेजें। ऐसा किसने बोला है, तो एंटोनियो गुटेरेस। याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस कौन है, तो ये सेक्रेटरी जनरल हैं। याद रखिएगा यूएन के सेक्रेटरी जनरल। एक सवाल तो यही बनता है, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, तो इनका नाम याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने बोला है चाइना से कि ह्यूमन राइट्स का वहाँ वायलेशन हो रहा है, इसीलिए हमें अनरिस्ट्रिक्टेड जाने दीजिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये वैसे तो लगता नहीं है चाइना वाले ऐसा कुछ करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा जीनोसाइड होते हैं, ये तो सबको ही पता है। सारे जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो कभी चाइना का खिलाफ नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा टर्की स्पेशली, टर्की अगर इंडिया में कुछ भी होता है तो टर्की सबसे पहले इंडिया के अपोजिशन में आ जाता है। भले जम्मू कश्मीर का मैटर हो, जब 370 हमने हटाया था तो सारे कंट्री, कोई ऐसा कंट्री नहीं था जो इंडिया को सपोर्ट ना कर रहा हो। लेकिन टर्की एंड पाकिस्तान दो ही ऐसी कंट्री थी जो इंडिया के अपोजिशन में चली गई थी। जबकि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम हैं वो इंडिया में रहते हैं। यहाँ तो यार इतने प्यार से रहते हैं लोग, और ये लोग समझते नहीं हैं। ये लोग यही समझते हैं कि भाई हमारे यहाँ ही मुस्लिम लोग रहते हैं, यहाँ सब लोग मिलजुल के रहते हैं। अब इनको कौन समझाए। तो ये अपना जो ईगर मुस्लिम है ये मैंने बता दिया, और इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही पूछा जाएगा कहाँ का है एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, तो चाइना का है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का है, बस।
हाँ, एक और ये पूछेगा कहाँ किधर जो लोकेशन में कहाँ रहता है, तो जिंगजियांग प्रोविंस है, जिंगजियांग एक प्रोविंस है, यहाँ रहते हैं, तो याद कर सकते हैं। सो आज का न्यूज़पेपर कवर हो गया है। आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरे को चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैंने कल आ नहीं पाया मैं ऑनलाइन, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों ने अच्छे से होली मनाई होगी। इस बार तो खैर लॉकडाउन था, तो जैसी भी होली मनी कोई बात नहीं। अब आप सिलेक्शन लेके ही अपनी होली मनाइएगा, तो इस बार का आप सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद अच्छे से होली मनाइएगा। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, बाय।